बेटा दिखाई दे रहा है? यस। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो आज हम एंटी हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हिस्टामिन होता क्या है। मेरा हिस्टामिन ना हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना, डीएनए की जो कॉइलिंग होती है, डीएनए के साथ हमारा हिस्टामिन अटैच होता है। ठीक है, हिस्टामिन अटैच होता है और उसके साथ साथ जब हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाए, किसी भी वजह से जब एलर्जी होती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो हिस्टामिन को रिलीज करती है। तो उस हिस्टामिन को जो उसने रिलीज किए तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी एलर्जी और बढ़ने लगती है या कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसको रोकने के लिए या हिस्टामिन की प्रोडक्शन को, ये सिक्रीशन को रोकने के लिए या उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए हमें एंटी हिस्टामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन के बारे में। तो एंटी हिस्टामिन भी ड्रग्स ही है जो हम यूज करते हैं हिस्टामिन को कंट्रोल करने के लिए या उसकी मतलब उसकी ये उसके रिएक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन क्या होती है? तो एंटी हिस्टामिन और ड्रग दैट रिड्यूस या एलिमिनेट इफेक्ट्स mediated by chemical histamine। ठीक है, तो जो हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन एक तरीके का जो ड्रग है जो हमारे केमिकल हिस्टामिन को क्या करता है, एलिमिनेट कर देगा या रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, जब मैंने आप लोगों को WBC कराया था तो उसमें ग्रेनुलोसाइड पढ़ाई थी ना। यस मैम। तो ग्रेनुलोसाइड्स में एक ओजिनोफिल था। यस मैम। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो ओजिनोफिल क्या करेगा, उससे बाइंड अप हो जाएगा। तो बाइंड अप होने की वजह से बाइंड अप होगा तो एक तो वो उसको किल कर देगी, लेकिन साथ साथ वहां उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन भी रिलीज होगी, केमिकल रिलीज हो जाएगा और उस केमिकल की वजह से हमें एलर्जी कॉज हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह जब हमारी बॉडी में किसी भी वजह से जब मेडिएटेड हिस्टामिन रिलीज होता है उसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको रोकने के लिए जिस ड्रग का हम यूज करते हैं उसको हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। बाकी कहाँ है? बाकी सो रहे हैं? हो गए मैम। तो एंटी हिस्टामिन क्या होता है इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग एलर्जी रिएक्शन एंड एक्ट ऑन स्पेसिफिक हिस्टामिन रिसेप्टर। जो हिस्टामिन होते हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं। कब रिलीज होते हैं? जब कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और वो किस पे काम करते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर पे एक्ट भी करते हैं। द टर्म antihistamine usually refer to H1 receptor antagonist। जो हमारा एंटीहिस्टामिन जो है उसकी जो टर्म है वो रेफर होती है हमारी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से रिसेप्टर होती है। ठीक है, एंटीहिस्टामिन कंप्लीट विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट एट द रिसेप्टर। मतलब जब हम एंटी हिस्टामिन का यूज करते हैं तो वो क्या करती है, वो हमारे हिस्टामिन से compete करेगी, मतलब कंपटीशन करेगी फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। जो उसके रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है ना वहां पे compete करेगी रिमूव द हिस्टामिन इफ इट इज ऑलरेडी बाउंड। अगर, और सबसे बड़ी बात ये है कि एंटी हिस्टामिन रिमूव नहीं कर सकती। अगर वो ऑलरेडी बाउंड हो चुका है ना रिसेप्टर से, तो एंटी हिस्टामिन कांट बी रिमूव द हिस्टामिन इफ इट ऑलरेडी बाउंड। अगर हिस्टामिन ऑलरेडी बाउंड हो चुका है रिसेप्टर से तो वो उसको रिमूव नहीं करेगी। वो उसको रिमूव नहीं कर सकती तो क्या कर सकती है, रिड्यूस तो कर सकती है। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के अगेंस्ट वर्क करती है। इतना समझ में आया? यस मैम।
बेटा सबको समझ में आया? सबकी आवाजें नहीं आ रही? प्रीति, प्रीति, सृष्टि, साक्षी, नितिन, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम सो गए शायद, जब बहुत दर्द हो रहे होंगे। अब बात हम करते हैं स्लाइड में हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन है क्या, कहाँ से आइडेंटिफाई किया है? तो हिस्टामिन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन 1910, मतलब 1910 में इसको पहला आइडेंटिफाई किया था एंड रिकॉग्नाइज इन 1920, और इसको रिकॉग्नाइज मतलब फाइंड और 1910 में कर लेके रिकॉग्नाइज किया था 1920 में एज ए मेजर पैथोजेनिक मेडिएटर। और कैसे मेजर पैथोजेनिक मेडिएटर, मतलब मेजर जो डिजीज को कॉज करता है उसको उस टाइप का मेडिएटर के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करता है जो एलर्जिक डिसऑर्डर को कॉज करते हैं। ठीक है, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937, लेकिन उसकी जो रिसेप्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1937 में एंड फ्रॉम 1942 to 1981 more than 40 compound have reached the marker। और उसके साथ साथ 1942 से लेके 1981 और से भी ज्यादा 40 कंपाउंड क्या हमें मार्केट में मिल चुके हैं उसके। और ठीक है, हिस्टामिन डिराइव फ्रॉम डाई कार्बोलेशन ऑफ एमिनो एसिड हिस्टिडीन। जो हमारे हिस्टामिन है वो कहाँ से आए हैं? डाइकार्बोलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड हिस्टाडीन के डाइकार्बोलाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं एंड रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। और जो रिएक्शन जो कैटलाइज होते हैं वो किससे है? एंजाइम एल हिस्टिडीन डीकार्बोक्साइलेज। ठीक है, नेक्स्ट इट मैम इज, हाँ मतलब जब कभी जैसे एलर्जी होती तो उसको मतलब हिस्टामाइन ही मतलब रिलीज करते हैं ना, हाँ और एंटी हिस्टामाइन। बेटा जब भी नॉर्मल सी बात है, जब भी तुम्हें बॉडी में कोई भी एलर्जी हो ना, एक बार टेस्ट करा के आना, ये ब्लड टेस्ट करा के आना। तो जब आप उसमें देखोगे तो जो उसमें ओजिनोफिल होगा ना वो बढ़ा हुआ होगा। ये जरूर देखना, ओजिनोफिल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जो रिपोर्ट आएगी ना उसमें देखना ओजिनोफिल बढ़ा होता है हमेशा। एलर्जी के केस में हमेशा ओजिनोफिल बढ़ा होता है। तो मैम ये एंटी हिस्टामाइन फिर हाँ, ये क्या करता है रोकता तो है एंटी वो। हिस्टामाइन ये तो रोकता है ना, तो इसकी मतलब कुछ वो होती है क्या, मतलब जैसे ये लेडीज। उसको हिस्टामिन मतलब जब जो ओजिनोसाइट्स है, ओजिनोसाइट जब जो पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स को जब क्या करती है, बाउंड कर लेती है ना, कैप्चर कर लेती है, तो वो हिस्टामिन को रिलीज करती है। तो जब भी हिस्टामिन रिलीज होगी तो एलर्जी होगी होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या है, हिस्टामिन को रिलीज किया है तो एलर्जी होगी। तो उस एलर्जी को खत्म करने के लिए, मतलब हिस्टामिन की सिक्रीशन को या फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन देते हैं ना, ताकि वो एलर्जी कम हो जाए। समझ रहे हो? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं इट इज एंडोजीनस सब्सटेंस। एंडो और एक्सो में क्या होता है? एंडोजीनस मतलब इंटरनली, ठीक है, इंटरनल साइड। इट इज ए एंडोजीनस सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इन एंड रिलीज बाय, मतलब क्या है ये एंडोजीनस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होती है, स्टोर भी होती है और रिलीज भी होती है। और रिलीज किससे होती है? मास्ट सेल। अब इसमें देखो मास्ट सेल आता है हमारा बेजिनोफिल। बेजिनोफिल था ना, नहीं बेजोफिल था ना, बेजोफिल। उसमें ये रिलीज किसके थ्रू होंगी? मास्ट सेल। ठीक है, विच आर अबेंडेंट इन द स्किन, जीआई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो कहाँ कहाँ होंगी? हमारी स्किन में, जीआई में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेजोफिल इन द ब्लड। और क्या होगा? बेजोफिल अभी नाम बताया ना, देखो बेजोफिल किसमें हो जाएगा? ब्लड में। तो जो हमारा हिस्टामिन है वो एंडोजीनस सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होगी, स्टोर भी होगी, लेकिन रिलीज किसके थ्रू होगी? एक तो मास्ट सेल और बेजोफिल इन ब्लड। ठीक है, इनके थ्रू ये हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इतना समझ में आया?
यस मैम। अब नेक्स्ट है एलर्जीज आर कॉज्ड बाय हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब हमारी बॉडी में जो एलर्जी होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के थ्रू होगी इन्वॉल्विंग एंटीबॉडी क्लास IgE, मतलब जिसमें इन्वॉल्व कौन सी एंटीबॉडी होगी, हमारी इम्यूनोग्लोबिन E। ठीक है, हमारी जो हमारी एलर्जी जो कॉज होगी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के थ्रू होगी, जिसमें हमारी एंटीबॉडी E इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जिसमें क्या है विच आर लोकेटेड ऑन मास सेल, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, इन द मास सेल इन द टिश्यू एंड बेसोफिल इन द ब्लड, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, ये तो या तो मास सेल पे प्रेजेंट होगी, नहीं तो हमारे बेसोफिल पे प्रेजेंट होगी। तो एक चीज और बता दे रही हूँ कि देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ एंटीबॉडीज ही ले लो, ये कुछ ऐसी चीजें जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, या कह लो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो चीजें हमें प्रोटेक्शन दे रही है या हमारे लिए यूजफुल है, वही चीज हमारे लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में ये इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, इससे कहने का मतलब है कि हमारी खुद की जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ई है, वो हमारे ही अगेंस्ट क्या कर रही है, वर्क कर रही है। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? ठीक है। When an allergen क्या है, एलर्जी कॉज करने वाले। When an allergen encountered, ठीक है, it bind to Ig, जब भी एलर्जन को हम काउंटेड करेंगे तो वो हमारे इम्यूनोग्लोबिन ई या ये कह लो एंटीबॉडी ई से बाइंड हो जाएंगी एंड विच एक्टिवेट द मास सेल, और वो क्या कर देंगी, हमारे मास सेल को एक्टिवेट कर देंगी, जो कहाँ है, बेसोफिल पे है, एंड लीडिंग देम टू रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन। और किस जब वो उसको एक्टिव कर देंगी मास सेल को, ये बेसोफिल, फिर क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, तो हिस्टामिन रिलीज होने लगेगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। और यहाँ जो एलर्जन क्या है, एलर्जी कॉज कर मतलब फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में इनकाउंटेड होंगे, आएंगे, तो हमारे इम्यूनोग्लोबिन ई से बाइंड अप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मास सेल बेसोफिल एक्टिव हो जाएंगी और हिस्टामिन रिलीज हो जाएगी। बस यही है। इतना समझ में आ गया ना सबको बेटा? समझ में आया? यस मैम। अब ये देखो इस स्लाइड में हमारे इस स्लाइड में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है स्लाइड? दिखाई दे रही है? यस मैम। अब देखो इसमें अगर तुम लेफ्ट साइड में देखोगे तो लिखा है एलर्जिन इंड्यूस हिस्टामिन रिलीज, लिखा है ना। अब इसमें देखो मास्ट सेल है जिसमें IgE रिसेप्टर है, देखो इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर है ना, और ये मास्ट सेल है और उसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स पड़े हैं, मास्ट सेल है, तो इसमें क्या है, कौन सा एंटीबॉडी आया है, IgE एंटीबॉडी आया है। ठीक है, IgE एंटीबॉडी आया है, तो वो हमारे मास सेल के जो रिसेप्टर एरिया था वहां पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। जब वो बाइंड हो गया तो क्या होगा, जो एलर्जन है वो क्या होगा, अटैच ऑफ एलर्जन इन IgE। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी मास सेल पे IG अटैच हुआ तो उसके साथ साथ क्या होगा, एलर्जन भी उसके साथ अटैच होगा, और क्या होने लगेगा, अटैच होने की वजह से हिस्टामिन क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। ठीक है, अब वहां से नहीं समझ में तो इधर देखो, हमारी मास सेल है, मास सेल पे IgE एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, अदर अदर दिखाई दे रही है ना बेटा, दिखाई दे रही है ना सबको? ये देखो अब यहाँ अगर अपने राइट साइड में कॉर्नर में ये देखा होगा ना, ये पिंक, ये येलो येलो मास सेल है, उसके साथ हमारा एंटीबॉडी ई अटैच है, उसके साथ हमारा एलर्जन भी अटैच है, तो ये फिर क्या करेंगे, ये तो हिस्टामिन को ही रिलीज करेंगे। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम।
दिखाई दे रहा है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन के, हिस्टामिन का क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। नंबर 1, हिस्टामिन प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं, कहाँ, इंटेस्टाइनल ब्रोंक्यूलर में, मतलब हमारे जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करेगा, हिस्टामिन प्रमोट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगा, विच इज एन H1 रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट, जो क्या होगा, H1 रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टामिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, मतलब हिस्टामिन हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ा देगा और गैस्ट्रिक पेप्सिन सिक्रीशन को भी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से विच H2 रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट, जिसकी वजह से H2 रिसेप्टर मीडिएटेड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है vasodilation of arterioles and pericapillary sphincter which is an H1 and H2 receptor mediated effect, ठीक है, जो किसके थ्रू होगा, H1 और H2 रिसेप्टर के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंट हिस्टामिन रिसेप्टर। तो यहाँ पे 4 टाइप के हिस्टामिन रिसेप्टर है, H1, H2, H3, H4, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ओनली H1 की, ठीक है। H1 एंटी हिस्टामिन की हम बात करेंगे, H2, H3, H4 हम इससे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो H1 है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ लोकेशन है इसकी, थ्रू आउट द बॉडी, कहाँ है, बॉडी में, स्पेशली इन स्मूथ मसल एंड वस्कुलर एंडोथेलियम सेल इन द हार्ट एंड CNS। तो H1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, कौन कौन सी, स्पेशली हमारे स्मूथ मसल्स में, यहाँ तक कि हमारे हार्ट की वस्कुलर एंडोथेलियम सेल में, और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे हिस्टामिन 1 प्रेजेंट होते हैं। इफेक्ट क्या है इसका, mediate increase in vascular permeability at site of inflammation induced by histamine, मतलब ये क्या करते हैं, हमारे vascular permeability को बढ़ा देते, कहाँ कहाँ, जहाँ इन्फ्लामेशन इंड्यूस होती है, जो हिस्टामिन के थ्रू जो इन्फ्लामेशन होती है वहां पे हमारे vascular permeability को बढ़ा देते, तभी तो हमारी वैसोफिल्स हमारे ब्लड में इंटर कर जाती है और एलर्जी एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो इसमें ट्रीटमेंट किसका किया जाएगा, एलर्जीज का किया जाएगा, नोजिया, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, या कह लो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। समझ में आया? अब बेटा कौन बोलेगा आगे, कोई बोलेगा? यस मैम। बोलो, H2 के बारे में बोलो। इसके बारे में H2, हाँ, H2 हिस्टामिन 2 रिसेप्टर, in more specific location in the body, mainly in gastroparenchymal cells, a low level can be found in vascular smooth muscles, neutrophils, हाँ CNS, heart and uterus. हाँ, तो जो हमारा H2 है, H2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे गैस्ट्रिक पेरेंटल सेल्स में, ठीक है, वस्कुलर स्मूथ मसल्स में, न्यूट्रोफिल्स के बाद CNS, हार्ट और यूट्रस में ये प्रेजेंट होती है। इफेक्ट क्या करते हैं, Increases the release of gastric acid. हाँ, ये गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ा देंगी और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टमक अल्सर हो जाएगा। स्टमक अल्सर, जिसको हम आओ बोलते हैं ना, स्टमक अल्सर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अल्सर नेक्स्ट उसको रिसेप्टर H3, अल्सर मैम वही होता है ना, पेट मतलब वो हो जाता है थोड़ा, पेट मतलब में हो घाव। जाता है, हाँ घाव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो H3 Found कहाँ कहाँ mostly CNS with the high level in the thalamus, caudate, the nucleus and cortex. Also a low level detected in small intestine, testes and prostate. हाँ, तो जो हमारा हिस्टामिन है ये सबसे ज्यादा CNS में मिलता है, और CNS में कहाँ, जहाँ थैलेमस ग्लैंड होती है, ठीक है, थैलेमस ग्लैंड में होता है, और लो सबसे कम कहाँ मिलेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, टेस्टिस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में ये कम मिलता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या करता है ये, मैम वो करता है न्यूरल प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर में फंक्शन टू रिलीज हिस्टामाइन। ठीक।
ठीक है, जो ये क्या करेगा, न्यूरल प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर को जनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे हिस्टामिन क्या होने लगेंगे, रिलीज। और इसका भी कोई मतलब हमें ना तो इसकी इफेक्ट पता चले कि इससे प्रॉब्लम क्या है, ना ही हमें इसका ट्रीटमेंट पता है। ठीक है, नेक्स्ट है H4, इसका बताओ। Histamine 4 मतलब क्यों होता है? There were recently discovered in 2000. They are widely expressed in component of the immune system such as the spleen, thymus and leukocyte. इसको कब मतलब डिस्कवर किया है? 2000 में ये भी किया है। और ये कहाँ कहाँ मतलब एक्सप्रेस है इन इम्यून सिस्टम में, जैसे हमारे स्प्लीन, थाइमस और ल्यूकोसाइट, जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं, हेल्प करते हैं, वहां पे ये एक्सप्रेस प्रेजेंट है। ठीक है, इसका इफेक्ट अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. सूरज ही बोल रहा है, और बाकी नितिन, साक्षी, सृष्टि, प्रीति, Yes, ma'am. सो गए मैम, समझ सो में गए। आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारे क्लिनिकल सिम्टम एसोसिएटेड विद हिस्टामिन रिलीज। मतलब हिस्टामिन रिलीज होने के बाद हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम जनरेट होते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें है माइल्ड मतलब हल्का या क्यूटेनियस, जिसमें हमारा है एरिथीमा, यूटिकैरिया या इचिंग, ये हमारे माइल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब माइल्ड से कम से थोड़ा ज्यादा, मॉडरेट मीडियम फेज तक आ गया। इसमें क्या होगा, स्किन रिएक्शन हो सकती है, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है, डिसएरिथमिया हो सकता है, मॉडरेट हाइपोटेंशन हो सकता है और माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, ये इनके क्लिनिकल सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सीवियर सिम्टम। सीवियर में क्या, बहुत ज्यादा, इसमें सीवियर में आता है सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, वेटिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ये क्या है, हिस्टामिन से जो सीवियर प्रॉब्लम होने वाली वो है। तो इसमें माइल्ड प्रॉब्लम, मॉडरेट प्रॉब्लम और सीवियर प्रॉब्लम के बारे में दिखाया गया है। इतना समझ में आ गया बेटा? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. अब आता है हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनेज। मतलब अब हमने इसको क्लिनिकल के अकॉर्डिंग, मतलब H1 जो हम H1 के अगेंस्ट जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, अब उनको हमने क्लासिफाइड कर लिया है। ठीक है, तो हम इसमें ड्रग्स कौन कौन सी देंगे? नंबर 1 हाईली सेडेटिव, मतलब हाईली सेडेटिव हम इसमें ड्रग्स यूज करेंगे, जिसमें आता है हमारा डिफेनाइल, हाइड्रामाइन, डाइमेथाइड्रानाइट और प्रोमीथेजाइन और हाइड्रोक्साइन। ये हमारे हाईली सेडेटिव ड्रग्स है जो हम हिस्टामिन के अगेंस्ट देते हैं, इसलिए ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। मतलब एंटी हिस्टामिनिक में हाई सेडेटिव ड्रग्स है जो हम H1 हिस्टामिन के अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट सेडेटिव। वो हाई था, ये मॉडरेट था, मतलब बीच टाइप का। ठीक है, ना कम ना ज्यादा। तो इसमें हम कौन सा देंगे? फेनिरेमाइन, सैनराइजिन, जैसे सैनराइजिन में याद है ना, सिट्राजिन सुनते हैं ना, सिट्राजिन है ना, वो मॉडरेट सेडेटिव है। तो सैनराइजिन, क्रिप्टोहेपेटाइडिन, ये हमारे मॉडरेट सेडेटिव ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइल्ड सेडेटिव, जिसका क्या नॉर्मल ही है, कम। तो इसमें क्लोरोफेनिरामाइन देते हैं और साइक्लिनाइज हम ड्रग्स देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंटी हिस्टेमेटिक ड्रग्स हैं। तो हाईली, मॉडरेट और माइल्ड, मतलब ये कह लो कि सिम्टम के अकॉर्डिंग कि माइल्ड है तो माइल्ड ड्रग्स दी है, मॉडरेट है तो मॉडरेट ड्रग्स दी है, और सीवियर है तो हाई सेडेटिव ड्रग्स दी है। तो इसके हिसाब से हमने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को क्लासिफाइड उनके सिम्टम के अकॉर्डिंग या उनके स्टेज के अकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ
एंटाहिस्टामाइन। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में एंथैलेमाइन में क्या है, डाइफेनहाइड्रोमाइन। पेप्रिडीन के अंदर आता है हमारे सिप्रोहेप्टिडाइन। क्विनोथाइजाइन में आता है हमारे प्रोमिथाइजाइन। एल्कलाइमाइन में आता है हमारा क्लोरोफिनामाइन। और पेप्राजाइन में हमारा आता है हाइड्रोक्सीजाइन। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, जो हमने ड्रग्स को क्लासिफाइड किया कि हमारी फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से जो ड्रग्स थी हमने डिस्कवर की थी, बनाई थी। ठीक है, अब हमारी सेकंड जनरेशन हिस्टामिन आई है, जिसमें हमारे टेफिनेडाइन है, हेक्सोफिनेडाइन है, एस्टिमाजोल है, लोराटिडीन है, डेस्फ्लोरिडीन है और सिट्रिजन। देखो सिट्रिजन आई ना, सेकंड जनरेशन में आई है हमारी सिट्रिजन, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन एंटाहिस्टामिन ड्रग्स है। नेक्स्ट है हमारी न्यू सेकंड जनरेशन, मतलब उसी में थोड़ा सा चेंज। न्यू सेकंड जनरेशन में आएंगे हमारी लीवोसिट्रिजिन। देखो हम सिट्रिजिन यूज करते थे, तो उसी में नया आया है हमारा लीवोसिट्रिजिन। अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइजाइन की। तो हाइड्रोक्साइजाइन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ऑरली, मतलब इसको हम ऑरली दे सकते हैं या वाया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, या हम उसको आईएम के थ्रू भी दे सकते हैं, मतलब माउथ के थ्रू भी दे सकते हैं और आईएम इंजेक्शन भी दे सकते हैं। व्हेन गिवन ऑरली हाइड्रोक्साइजाइन इज रैपिडली अब्सॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जब भी हम इसको ऑरली देंगे तो जो ये हाइड्रोक्साइजाइन है ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट इसको इजीली क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। एंड द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज नोटेबल इन 30 मिनट, और 30 मिनट के अंदर ये हम नोटिस कर सकते हैं, मतलब ये इफेक्ट दिखा देती है। ठीक है, हाइड्रोजन इज रैपिडली अब्सॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओरल एंड इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे हाइड्रोजन है वो रैपिडली अब्सॉर्ब होते, चाहे हम उसे ऑरली दें या आईएम के थ्रू दें। ठीक है, एंड मेटाबोलाइज इन लीवर। कहाँ मेटाबोलाइज होते हैं, लीवर में। The main metabolite 40% is formed in citizen। जो मोस्टली क्या होगा, मेटाबोलाइट हो गए, उसमें क्या फॉर्म करेंगे, सिट्रिजिन। ठीक है, अब आती पेनिरामिन। पेनिरामिन क्या है, इट इज एंटीहिस्टामिन विद एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यूज टू ट्रीट एलर्जी कंडीशन। ये किस पे यूज की जाती है, एलर्जी कंडीशन में यूज की जाती है, सच एज हे फीवर, हाई फीवर, या मतलब अगर हाई फीवर है तो अब हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव इफेक्ट शो करती है, और इसकी वजह से ये ब्रेडिकार्डिया को कोज कर सकती है, ये डीप डिसऑर्डर भी हो सकता है। ओवरडोज अगर हम इसकी लेंगे तो पेशेंट को दौरे भी पड़ सकते हैं, सीजर्स भी पड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर पेशेंट इसे अल्कोहल के साथ ले ले तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, मतलब बुरा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट है हमारा सिट्रिजिन। जो सिट्रिजिन है वो कार्बोक्सिलिक मेटाबोलाइट है हमारा फर्स्ट जनरेशन का, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। इट इज रैपिडली अब्सॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओरली हम जब लेते हैं तो लेने के बाद ये रैपिडली अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ए सिंगल 10 mg ओरल डोज कोज सिग्निफिकेंट हिस्टामिन व्हील सप्रेशन, मतलब अगर हम 10 ml का ओरल डोज अगर हम लेते हैं तो ये हमारे हिस्टामिन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देगा। कितने टाइम में, 20 से 60 मिनट के अंदर, मतलब 1 घंटे के आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर ये उसे सप्रेस कर देगा। और ये कब तक एक्ट करेगा, 24 घंटे तक ये एक्ट करेगा। ठीक है, इसका इंडिकेशन ये कब मोस्टली दे सकते हैं, जब यूटिकैरिया हो जाए। ठीक है, तो इसका सिरप भी आता है। अगर हम इसकी सिरप की बात करें तो 1 mg पर ml सिरप होता है, देंगे। नहीं तो अगर हम ओरली टैबलेट देंगे तो उसका टैबलेट होगा 10 mg टैबलेट। ठीक है, अब आता है लेवोसिट्रिजिन। जो लेवोसिट्रिजिन है ये न्यू जनरेशन थी हमारी सिट्रिजिन की। तो इट इज द मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन, मतलब ये अभी जो न्यू सेकंड जनरेशन आई है एंटीहिस्टामिन की, उसकी ये मतलब रिसर्च हुई है लेवोसिट्रिजिन की। ये क्या है, मोर पोटेंट इन सप्रेसिंग, मतलब इसकी जो पोटेंसी है हिस्टामिन को सप्रेस करने की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और लेकिन ये लो सेडेटिव भी है। लो सेडेटिव होने के बाद भी इसकी जो पोटेंशियल है
हिस्टामिन को सप्रेस करने की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज लाइसेंस फॉर पेशेंट फॉर 6 ईयर ऑफ एज इन डोज, मतलब ये कब से दी जा सकती है, 6 साल के बाद से ये दी जा सकती है, मतलब इसको 6 साल से छोटे बच्चों को हम इसको नहीं दे सकते। अब आ रहा है हमारे टेफिनेडिन एंड फेक्सोफिनेडिन, ये क्या है, ये भी क्या है, एंटी हिस्टमैटिक ड्रग्स है, ठीक है, जो हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। अब आता है लोराडाइन, ये भी क्या है, पेप्रेडिन ट्राइसाइक्लिक सेलेक्टिव लॉन्ग चेन एक्टिव एंटीहिस्टामिन ड्रग है, ठीक है। ये ऑरली दिया जाता है और ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा और साथ साथ ये रैपिड फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबोलाइज भी करता है। अब आता है सिस्टमिक और टॉपिकल डेक्सोपिन। जो डेक्सोपिन है ये ट्राइसाइकिल एंटी डिप्रेसिव ड्रग होता है, जिसकी पोटेंशियल जो पोटेंट है हमारे H1 रिसेप्टर और H2 हिस्टामिन रिसेप्टर की एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और ये जो है डेक्सोपिन है, ये हम यूज करते हैं खास तौर से क्रीम बेस्ड, हम ये ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें जो H1 हिस्टामिन है आर वेल अब्सॉर्ब, मतलब ये अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे ओरली, अगर हम ओरली लें या प्रीनेटरल रूट से, मतलब अगर कैसे भी अगर हम चाहे इसे IM से ले या ओरली ले, ये इजिली क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है और तुरंत एक्शन दिखाती है। ये हमारे ड्रग इंटरेक्शंस हैं, जिसमें हमारे कुछ ड्रग्स के नाम है और उनके एग्जाम्पल है।